वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बने इंडिया को फिक्स करने का। अगर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। आसमान छूते चिनार के पेड़, सेब के बगीचे और वो शाम की नून चाय। शिकारे पर बैठ डल झील की सैर और पश्मीना की गर्माहट। कश्मीर की खूबसूरती से कोई भी अनजान नहीं है। अनजान है तो इस खूबसूरती के पीछे छुपे वो लोग जो आज जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को और उसकी खूबसूरती को खराब करने में लगे हैं। लेकिन इस खूबसूरती को सहेज कर रखने वाले भी कई हैं। आज हम उन्हीं कुछ लोगों से मिलेंगे। हमारे साथी बशारत अमीन वीडियो वॉलंटियर्स के साथ 2017 से जुड़े हैं और कश्मीर के शोपियां जिले में रहते हैं। शोपियां और पुलवामा के बीच से गुजरती है झेलम की एक सहायक नदी रंबी आरा। कश्मीर में पिछले कुछ सालों से रिवरबेड माइनिंग या नदी के तल का खनन बढ़ गया है। इस खनन के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रिवरबेड माइनिंग के अपने नियम कानून होते हैं और अगर स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर और पर्यावरण को ध्यान में रखकर माइनिंग की जाए तो इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। लेकिन रंबी आरा में रिवरबेड माइनिंग इलीगल तरीके से हो रही थी, जिस वजह से आसपास रहने वाले समुदायों को इसका प्रभाव झेलना पड़ रहा था। हमारे टाउन के बिल्कुल अगर यूँ कहा जाए हमारा टाउन ही ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रैम्बी आरा है। तो इस रिवर रैम्बी आरा में बहुत सालों से माइनिंग हो रही है कि लोग बहुत ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से गुज़रना होता है बीच-बीच में मेरा भी। तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े गड्ढे खोदे गए हैं। इतने डीप गड्ढे हैं कि उनसे वापस आना मुश्किल है। अगर कोई किसी हादसाती तौर पर वहाँ पे कोई उसमें गिर जाता है, तो वापस आने की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप गड्ढे हैं। जब 2019 में बशारत को रंबी आरा नदी में हो रहे इलीगल माइनिंग के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने आसपास के गांव में जाकर लोगों से बात की और उन्हें पता चला कि इस खनन की वजह से इलाके में न सिर्फ प्रदूषण की समस्या है, पर इसके जो पर्यावरण पर प्रभाव हैं वो और भी खतरनाक हैं। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि उन्हें इस इलीगल माइनिंग की वजह से क्या-क्या दिक्कतें आ रही थी। हसा गई 9 जान यम आड़ की वजह से क्या गई पान टिपर हेत क्या आड़स पार कर हसा गई मे याद ये पान पुलवामा तरन हेकान 10 मिनटन मज अपोर तर मगर वनकन रात तक यह अपोर तर मगर वनकन यमो तबाही ये आड़स में इलीगल माइनिंग सर वनकन हे इंसान दुह किस ताबनाकस में अपोर पार। नीचे वाले गाँव हैं जहाँ ये पानी बहता है, जो नीचे वाले गाँव, इसका जहाँ से ये पानी आ रहा है, वहाँ से बहुत सारा एरिया है जो बिल्कुल एक साइड से भी जंगल है, दूसरी साइड से भी जंगल है। नंबर 1 वहाँ पे ये होगा, लोगों की ज़िंदगियों को खतरा नहीं होगा। दूसरी बात ये कि उसके आस-पास किनारों पे लोग बस भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो नीचे-नीचे लोग बस रहे हैं, वहाँ पे लोगों के घरों को भी खतरा है और लोगों की ज़िंदगियों को भी खतरा है। कश्मीर में जो माइनिंग होती है दरियाओं और छोटी-छोटी नदियों में, उससे ना सिर्फ एक दरिया का फ्लोरा और फौना इफ़ेक्ट होता है, बल्कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि एक तो हेवी मशीनरी यूज़ होती है और जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं और उन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हमने इससे पहले कई वीडियो स्टोरीज़ डॉक्यूमेंट की हैं, जिसमें लोग कह रहे हैं कि किस तरह से वो इससे प्रभावित हैं, ये जो माइनिंग होती है हर एक जगह पे आजकल। तो ये एक अनकंट्रोल्ड फिनोमेनन है कश्मीर में। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो कश्मीर की इन नदियों में, जिनके लिए कश्मीर माना भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा फ़िश की वैराइटीज़ भी पाई जाती थी, पर्टिकुलरली ट्राउट फ़िश। वो भी अगर आप आज जाओगे फ़िशिंग करने के लिए इन स्ट्रीम्स में या इन रिवर्स में, तो हार्डली आपको कहीं पे मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद से भी एक एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी बनाई थी लास्ट ईयर। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, उनका रिकमेंडेशन ये था कि फिल4 मतलब एज सुन एज पॉसिबल जितनी भी माइनिंग हो रही है कश्मीर के स्ट्रीम्स और नदियों में, वो रोकी जाए, क्योंकि इससे जो है एक कैटास्ट्रॉफ
कैटास्ट्रॉफी पैदा हो सकती है एनवायरनमेंट को लेके। इस मुद्दे पर बशारत ने तुरंत ही वीडियो बनाकर इसके बदलाव लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया था। लेकिन वीडियो के बनने के कुछ समय बाद ही कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद का लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसके कारण वहां न इंटरनेट था न और सुविधाएं। आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो सितोरी बना के रखी गई थी, और आर्टिकल एब्रोगेट होने के साथ साथ इंटरनेट बंद हुआ, फोन कॉलिंग बंद हुई, हम कुछ कर नहीं पाए। तो उसके बाद 4-5 महीने लगातार ऐसा ही होता रहा। 5 महीने के बाद 2G इंटरनेट बहाल हुआ, और हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो यहाँ पे डीडी की तरफ से जो फ्लैगशिप प्रोग्राम कश्मीर अनहर्ड चल रहा है, वो हमने लगभग 6-7 महीने के बाद रेस्टोर किया। 4-5 महीने तक बशारत ने इस मुद्दे पर काम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जहां एक तरफ कश्मीर में पहले से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही लॉकडाउन चल रहा था, वहीं कोरोना महामारी के फैलने के बाद एक और लॉकडाउन शुरू हो गया। बशारत घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका। वो फोन के जरिए माइनिंग ऑफिसर से अपडेट लेते रहते थे। बशारत कोऑर्डिनेट नहीं पूरी तरह से कर पा रहे थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो जियोलॉजी और माइनिंग के लोग हैं। फिर फाइनली हमने किसी तरह से उनको व्हाट्सएप कॉल करके, व्हाट्सएप टेक्स्ट लिख के उनको बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर जगह पे, और काफ़ी अनकंट्रोल्ड माइनिंग हो रही है और हैवी मशीनरी यूज़ होती है और तबाह किया जा रहा है इस पर्टिकुलर दरिया को। जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो बशारत ने क्या किया, आइए उनसे जानते हैं। और हमारा जो इंटरेक्शन था वो व्हाट्सएप के थ्रू भी था और फोन कॉलिंग के थ्रू भी था। उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आप प्लीज मुझे कैमरा पे इंटरव्यू दे दीजिए, कैमरा पे आइए, लोगों के सामने आइए, उन्हें बोलिए कि किस तरह से जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें बोलिए कि क्या आप कौन सा सद्भाव निकालना चाहते हैं, किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। इसमें रिसेंटली ये ई ऑक्शन सारे ब्लॉक्स हुए हैं। यहाँ शोपियान में हमारे 48 ब्लॉक्स थे, उसमें से 42 ऑक्शन हो गए। तो 6 में रेस्पॉन्स थोड़ा पुअर था, तो अभी उसमें डिसाइड नहीं हुआ क्या करना है। तो 42 ब्लॉक्स उसमें ऑक्शन हुए हैं, उनके माइनिंग प्लान भी अप्रूव हुए। अभी उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस लानी है और उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट लाना है, तो उसके बाद ये काम कर सकते हैं। तब तक ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस है। जब तक ये सारी फॉर्मेलिटीज अप्रूव्ड माइनिंग प्लान, ईसी और कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं होगा, तब तक कोई काम नहीं कर सकता। जब से कश्मीर अनहर्ड या वीडियो वॉलंटियर्स का रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद क्या लगा आपको कि काम में किस तरह देखने फर्क तो जब भी ये रिपोर्टिंग होती है तो फर्क तो आता है, ग्राउंड पे तो बहुत फर्क आता है। अभी ये हार्ड है उसमें, क्योंकि शोपियान एरिया थोड़ा सेंसिटिव सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से हमारी पुलिस वहाँ नाइट आवर्स में कंपनी नहीं कर पाती है, तो उस वजह से नाइट आवर्स में इलीगल होती है कहीं कहीं पे, लेकिन दिन में हम इलीगल नहीं करने देते हैं। अगर हमें पुलिस कोऑपरेट करेगी, अगर हमें पुलिस रात को भी आएगी, हम रात के 10 बजे भी, 11 बजे, मैंने रिसेंटली रात के 10 बजे भी वहाँ छापा डाला था, मैंने 10 बजे भी वहाँ कुछ गाड़ियाँ सीज की थी। तो उसके बाद खुद मैंने एडिट करके उससे जितना हो सका रेजोल्यूशन कम करके कम MB बनाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने अपने YouTube में पर 2 दिन तक इसे ऐसे ही अपलोड होने के लिए रखा। 2 दिन बाद ये अपलोड हुआ, तो उसके बाद मैंने सजाद को व्हाट्सएप पर लिंक सेंड की, तो उसने वहां पे डाउनलोड किया। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस। बशारत के सही समय पर इस मुद्दे पर आवाज उठाने से आज रंबी आरा क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से हो रहा खनन रुक गया है। इस वीडियो और उसका इम्पैक्ट लाने के लिए हमें पूरा 1 साल लग गया। बशारत ने आज तक टूटी सड़क से लेकर स्टेट रिप्रेशन जैसे मुद्दों पर न सिर्फ वीडियो बनाए हैं, बल्कि अपनी कोशिशों के जरिए कई इम्पैक्ट्स भी लाए हैं। लेकिन जिस तरह के चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने इस मुद्दे को रिजॉल्व किया, वो उनके जज्बे और समुदाय के प्रति लगाव को दर्शाता है। बशारत का काम सामुदायिक मीडिया और वीडियो वॉलंटियर्स के सामुदायिक संवाददाता की शक्ति का भी परिचायक है, जो चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाएं, अपने समुदाय और उनके हकों के लिए काम करते रहते हैं। हमारी फिक्सिंग इंडिया की इस पहल का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करें। आगे के एपिसोड्स में हम मिलेंगे हमारे कुछ और साथियों और उनकी बदलाव की कहानियों से। धन्यवाद।